हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधनिक एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आपको हमारी फर्स्ट क्लास पसंद आई हो और आपको उससे एग्जाम में बेनिफिट हो। आज हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास का जो टॉपिक है वो है मौर्य वंश या मौर्योत्तर काल। यानी मौर्य वंश और उसके समय का है, उसी के टाइम का होता है। अलग अलग राज्यों में होता है, ये होता है मौर्योत्तर काल। चलो शुरू करते हैं। हमारा जो इसका पहला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ए कालाशोक, बी बिंबिसार, सी अशोक, डी चंद्रगुप्त। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो संस्थापक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। यह मौर्य वंश का संस्थापक था। और जो चाणक्य थे इसको कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ये इसके सलाहकार थे। इसके यानी कि इसमें प्रधानमंत्री के पद भी इन्होंने इसमें अपने शासनकाल में इन्हें दिया था। इसके अंतिम नंद शासक को पराजित कर इन्होंने मगध साम्राज्य की मौर्य वंश की नींव रखी। हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए सिमुक इस वंश का संस्थापक था। नंबर 2, उसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। नंबर 3 पे है, इस वंश के 7वें राजा हाल ने संस्कृत भाषा में गाथा सप्तमी लिखी थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और डी उपयुक्त सभी, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो है 1 और 2। सात वंश के संस्थापक राजा सिमुक थे तथा इसकी वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पर बसा था। प्रतिष्ठान को पेटन के नाम से भी जाना जाता था। इस वंश के 17वें राजा हाल या सालिवान ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तमी लिखा। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। यानी कि ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है, ये सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा और इनको सबसे ज्यादा जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रुद्रदामन ने गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख किया है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? ए दशरथ मौर्य, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी अशोक। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वह है बी चंद्रगुप्त मौर्य। इसके शासनकाल में ही सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। अब इसको देखो, रुद्रदामन ने जूनागढ़ या गिरनार शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इस झील को चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सौराष्ट्र एक प्रांत था, लेकिन अब वो उसमें से 2 राज्य बने हैं, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था इस झील का निर्माण। हमारा अगला प्रश्न है, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? ए पुष्यगुप्त, बी भद्रबाहु, सी तुषाफा, डी चाणक्य, ई में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हुआ है पुष्यगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है, जिसका इतिहास 300 ईसा पूर्व पुराना है? ए राजस्थान में भरतपुर झील, बी गुजरात में सुदर्शन झील, सी महाराष्ट्र में लोनार झील, डी कश्मीर में डल झील। ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वह है बी गुजरात में सुदर्शन झील, जिसका निर्माण मौर्य वंश के काल में हुआ था। गुजरात स्थित गिरनार पर्वत के पास स्थित सुदर्शन झील भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील मानी जाती है। इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने करवाया था। बाद में अशोक, रुद्रदामन व स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार मतलब इसकी मरम्मत कराई थी। हमारा अगला प्रश्न है, जैसा कि अशोक के शिलालेख में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र व अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ए तक्षशिला, बी उज्जैन,
सी स्वर्णगिरी, डी इंद्रप्रस्थ। और इसका जो सही आंसर है वो है डी। इंद्रप्रस्थ मौर्य का राजनीतिक केंद्र नहीं था। प्रांत और उसकी राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। अवंती राष्ट्र की थी उज्जैनी। प्राची और पूर्व प्रदेश की थी पाटलिपुत्र। कलिंग की राजधानी थी तोशिली। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? ए बौद्ध धर्म, बी लोकायत, सी आजीवक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है सी आजीवक। बिंदुसार की आजीवक संप्रदाय या धर्म में रुचि थी। मौर्य सम्राट बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अनुयायी का मतलब होता है मानने वाला या फॉलो करने वाला। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखल्ली गोसाल थे। इनके मत को नियतिवाद भाग्यवाद कहा जाता था। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित व संचालित होती है। पुरुषार्थ मानवीय परिवास का कोई महत्व नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवानंपिय प्रियदर्शी भी था? ए मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, बी मौर्य सम्राट अशोक, सी गौतम बुद्ध, डी महावीर भगवान महावीर। इसका जो आंसर है बी अशोक। अशोक का नाम देवानंपिय प्रियदर्शी। मौर्य सम्राट अशोक को देवानंपिय प्रियदर्शी भी कहा जाता था। यह बौद्ध धर्म में सबसे प्रतापी राजा था। प्रियदर्शी व बुक के भी इसके नाम थे। उनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सा का नाम क्या था? यह नाम बताइए। ए सुरुत, बी कश्यप, सी चरक, डी पंतजलि। ए सुरुत, बी कश्यप, सी चरक, डी पंतजलि। इसका जिस आंसर था वो चरक। चरक था राजा कनिष्क के शासनकाल का दरबारी चिकित्सक। यह कुषाण के कनिष्क, ये कुषाण वंश का था। कुषाण एक वंश था जो जिसका राजा था कनिष्क। उसका ये दरबारी आयुर्वेदिक के नाम से विद्वान था। ये प्रसिद्ध आयुर्वेद के नाम से राजवेद उसको कहते थे। इसने पुस्तक लिखी थी चरक संहिता। यह औषधि शास्त्र सबसे प्राचीन है। यानी कि जब औषधि शास्त्र की बात करें तो उसमें सबसे प्राचीनतम और सबसे अच्छी बुक मानी जाती है। इसके जो शासनकाल में थे इसमें थे राज्यसभा में नागार्जुन वसुदेव आदि भी विद्वान निवास करते थे कनिष्क के शासनकाल में। अब है नगर पालिका प्रशासन की। अगला प्रश्न है हमारा, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क, डी अकबर। इसका जो सही आंसर वह है चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी जो नगर पालिका प्रशासन था वो था एक बहुत बड़ी प्रणाली थी। इसका श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य का दिया जाता है। नगर शासन के लिए एक सभा होती थी जिसका प्रमुख नागरिक या प्रमुख था। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्य वाली व 6 सदस्य वाली समिति का उल्लेख किया है। इसकी जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसकी जो समिति थी, प्रथम जो समिति थी इसकी औद्योगिक कलाओं तथा कारीगरों का निरीक्षण करती थी। द्वितीय समिति थी विदेशी यात्राओं का भोजन निवास चिकित्सा का प्रबंध करती थी। तृतीय समिति थी जनगणना का हिसाब रखती थी। चतुर्थ समिति नगर का व्यापार वाणिज्य की देखरेख करती थी। पांचवी समिति थी उद्योग समिति थी जो वस्तुओं में मिलावट को रोकती थी। छठी समिति थी कर समिति जिसका काम क्रय विक्रय की वस्तुओं पर कर वसूलना था। हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? जो कनिष्क का शासनकाल था। ए पहली, बी दूसरी, सी चौथी, डी पांचवी। इसका तो सही आंसर वह है सी चौथी। इसके शासन ये कश्मीर में इसका कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पर बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजित की गई थी। और इसकी जो अध्यक्ष की थी वो थी बौद्ध विद्वान था एक वसुमित्र, इसने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके उपाध्यक्ष थे अशुघोष। इस संगीति में बौद्ध त्रिपिटक को प्रमाणिक पाठ तैयार हुआ तथा विभाष शास्त्र
आदि बौद्ध ग्रंथों में ही संकलन किया गया। उल्लेखनीय है कि इसी समय में इसी जो चौथी हमारी जो बौद्ध सभा हुई थी, इसमें ही बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बढ़ गया था, एक हीनयान व दूसरी महायान में विभक्त हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? ए मेगस्थनीज, बी फान, सी हेंगसान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वह है ए मेगस्थनीज, क्या थे? इंडिका पुस्तक के लेखक थे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगस्थनीज थे। इस पुस्तक के में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें जो विदेश यात्री थी, जो भारत के समय यात्रा की थी, जिन्होंने रचना की, मेगास्थनीज ने जो आया था, ये चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत आया। इसकी रचना थी इंडिका। फान, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया। इसकी जो रचना थी फू क्यों की। फिर था हिंगसान, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। इसकी जो रचना थी वह सी यू की। हमारा अगला प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित किससे है? राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से और गणित से। इसका जो सही आंसर है वह है चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। यह चरक नामक एक चिकित्सक था जो कनिष्क के दरबार में रहता था, उसने इसकी रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य अर्थव्यवस्था का मुख्य रूप से थी किस पर निर्भर थी? कृषि अर्थव्यवस्था पर, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। जो मौर्य जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? ये थी कृषि पर आधारित। इस काल में न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि उद्योग, पशुपालन, व्यवसाय, खनिज उत्थान व व्यापार में अति प्रगति है। तो आर्थिक व्यवस्था का आधार कृषि था। धीरे धीरे व्यापार का महत्व बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था में नई भूमि में कृषि को प्रोत्साहन देने की बात की गई। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के प्रधान शिलालेख में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 11वां शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख और 14वां शिलालेख। इसका जो सही आंसर है सी 13वां शिलालेख। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तोसली। इसका जो सही आंसर है डी तोसली क्या थी? ये कलिंग की राजधानी थी। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी तोसली थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद अर्थात 90वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीच तक्षशिला शहर स्थित है? ए सिंधु और झेलम, बी झेलम और चेनाब, सी चेनाब और रावी, डी रावी और ब्यास। इसका जो आंसर है वो है ए सिंधु और झेलम। तक्षशिला शहर सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्रांत में गांधार राज्य की राजधानी थी। रामायण के अनुसार भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला रखा। तक्षशिला प्राचीन काल से शिक्षा के लिए विश्वविख्यात रहा और यहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? ए प्रथम शिलालेख, बी चतुर्थ शिलालेख, सी 10वें शिलालेख, डी 13वें शिलालेख। इसका जो सही आंसर है डी 13वें शिलालेख। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए कुल 14 शिलालेख प्राप्त हुए, जिसमें से 13वां अभिलेख सबसे बड़ा माना जाता है। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर उसकी विजय का उल्लेख करता है। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष इनमें से किस एक स्तंभ पर था? ए कनौज, बी गौतम बुद्ध नगर, सी संभल, डी सारनाथ। किस पर था? इसका जो सही आंसर वह है डी सारनाथ पर इसका शीर्ष स्तंभ है।
अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ सटाए बैठे हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। जब जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बीच ही इसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा? ए चाणक्य, बी विष्णुगुप्त, सी कौटिल्य, डी समुद्रगुप्त। इसका जो सही आंसर हुआ है डी। जो चंद्रगुप्त मौर्य था, इस चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम चाणक्य नाम के ही हैं। चाणक्य के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध था ये। इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य को, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में एक राजनीतिक सलाहकार था मौर्य वंश का। कौटिल्य को भारतीय राजनीतिक विचारों का जनक माना जाता है। इसके अन्य नाम है विष्णुगुप्त और चाणक्य। इसे विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की, जो कि राजनीतिक, लोक प्रशासन और अर्थव्यवस्था की प्रमाणित पुस्तक है। मौर्य वंश के स्थापना में चाणक्य का महत्वपूर्ण योगदान है। कौटिल्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, यानी कि जो कौटिल्य था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसका प्रधानमंत्री था। कौटिल्य को भारत का मेकेवेली भी कहा जाता है, जबकि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान सम्राट था। इसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ए सारनाथ, बी शहबाजगढ़ी, डी सी धौली, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है बी शहबाजगढ़ी में इसका प्रयोग नहीं हुआ था। शहबाजगढ़ी गांव एक ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। शहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख ये खरोष्ठी की लिपि के अभिलेख हैं। तक्षशिला अभिलेख यह अरेमाइक लिपि का अभिलेख है। सरेकुना कंधार अभिलेख, कंधार ये पड़ता है वहां पर अफगानिस्तान में। यूनानी व अरेमाइक लिपि का ये द्विभाषिक का मतलब है दो भाषाओं में, यूनानी और अरेमाइक लिपि में ये लिखा गया, इसलिए इसे द्विभाषिक अभिलेख कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा था? स्तंभ, स्तूप, चैत्य, बाराधारी। इसका दूसरी आंसर था ये स्तंभ। मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य काल का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में 34 से 287 ईसा पूर्व हुआ था। सारनाथ व कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में समय सम्राट अशोक ने इसकी रचना की थी। अब देखो अगला प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? ए कश्मीर, बी गुज्जर, सी कर्नाटक, डी कामरूप। इसका जो सही आंसर हुआ है डी कामरूप। कर्नाटक के मास्की अभिलेख तथा दतिया जिले के गुजरा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक का साम्राज्य कर्नाटक तथा गुजरात तक विस्तृत था। अशोक का कश्मीर पर भी अधिकार था। कल्लन की राजतरंगी के अनुसार उसने यहाँ पर श्रीनगर को बसाया था। गुर्जर शासन का उज्जैन क्षेत्र भी अशोक के अधीन था। कामरूप असम का पुराना नाम है। ये इम्पोर्टेंट है कि कामरूप है जो ये असम का पुराना नाम है और यह अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ध साच्य स्तूप किस काल से संबंधित है? वर्ध साच्य स्तूप किस काल से संबंधित है? ए कुषाण काल से, बी गुप्त काल से, सी हर्षवर्धन काल से, डी मौर्य काल से। इसका जो सही आंसर हुआ है डी मौर्य काल से। वर्ध साच्य स्तूप ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वहां पर ये भोपाल के निकट रायसेन एक पहाड़ी है जहाँ पर ये स्थित है। रायसेन जिले में एक पहाड़ी है जहाँ पर ये स्थित है। इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था। इसका जो निर्माण अशोक ने करवाया था और ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। मध्य प्रदेश की राजधानी थी भोपाल, उसके निकट रायसेन एक जिले में एक पहाड़ी है जहाँ पर इसका निर्माण हुआ है या अब भी स्थित है।
हमारा अगला प्रश्न है दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा ड्रेमेटियंस को भी हराया। राजवंश का 5वां राजा भागभद्र था। पंतजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया था। इसका है ए कमंड राजवंश, बी दास वंश, सी चोल वंश, डी सुंग वंश। इसका जो सही आंसर है डी सुंग वंश। इसका देखो डिटेल। मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहद को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने मांगकर सुंग वंश की स्थापना की। मालविका अग्निमित्र तथा दिव्य वरदान के अनुसार पुष्यमित्र का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर बराद विदर्भ तक तथा पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में मगध तक विस्तृत था। शुंग राजवंश के शासनकाल में ही पंतजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। पंतजलि ने किसकी रचना की थी? महाभाष्य की रचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पंतजलि किसके समकालीन थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी पुष्यमित्र, डी वसुमित्र। इसका जो सही आंसर था वे थे पुष्यमित्र शंगु के समकालीन थे। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पंतजलि शंगु वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शंगु के राजपुरोहित थे। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक पुरातन व्याकरण ग्रंथ पर महाभाष्य नामक टीका लिखी या महाभाष्य टीका कह लो, उसकी रचना कह लो। अयोध्या विलेख में पुष्यमित्र शंगु के 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी प्राप्त होती है, जिसे संपन्न कराने का श्रेय महर्षि पंतजलि को है। हमारा अगला प्रश्न है कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? ए मध्य एशिया के, बी चीनी तुर्किस्तान के, सी तिब्बत के, डी ईरान के। इसका जो सही आंसर था वह है बी चीनी तुर्किस्तान के। कुषाण मूलतः चीन के तुर्किस्तान के निवासी थे। चीन पर कब्जा करने में असफल होने के कारण ये मध्य एशिया में जाकर बस गए थे। ये यूची कबीले के थे। कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण शासन कनिष्क था, जिसने भारत पर शासन किया। पेशावर, फिरोजपुर और मथुरा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। इसे बनाया था अपनी राजधानी? पेशावर, फिरोजपुर को, मथुरा को इसने अपनी राजधानी बनाया था। पेशावर फिरोजपुर यह पाकिस्तान में पड़ता है। पेशावर पहले इसका नाम फिरोजपुर था, लेकिन आज इसका नाम वर्तमान में नाम है पेशावर, जो पाकिस्तान में स्थित है। अगला हमारा टॉपिक है गुप्त और एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। इसका जो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? ए नालंदा महाविहार, बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी विक्रमशिला, डी वल्लभी। इसका जो सही आंसर वह है नालंदा महाविहार। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 415 से 455 ईस्वी में मध्य में करवाया था। यह विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। 15 जुलाई 2016 को नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बिहार में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठित संस्कृति में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? ए भारवी, बी भास, सी हरिसेन, डी बाणभट्ट। इसका जो ही आंसर है सी हरिसेन। समुद्रगुप्त की प्रतिष्ठित संस्कृति के एक कवि के रूप में कवि हरिसेन द्वारा रचित है, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। समुद्रगुप्त बीजों का प्रमुख स्रोत प्रयागराज स्तंभ लेख है, जो चंपू शैली में लिखा गया है। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था।
हरिशेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इसका आंसर सही है सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासन के दरबारी कवि हरिशेन थे? ए इनमें से कोई नहीं, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंद, डी कुमारगुप्त। इसका जो सही आंसर है समुद्रगुप्त। ये इसके जो दरबारी कवि थे वो थे हरिशेन। अब हम अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस शासन के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? निम्नलिखित में से किस शासन के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? ए समुद्रगुप्त द्वितीय, बी इनमें से कोई नहीं, सी श्रीगुप्त, डी समुद्रगुप्त। इसका जो सही आंसर वह है ए समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से लेकर 415 ईस्वी तक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया। नवरत्नों में सम्मिलित विद्वान धन्वंतरी, क्षणपक, अमर सिंह, शंकु, घटकपर, कालिदास, वेताल भट्ट, वररुचि और वराहमिहिर उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हमारा अगला प्रश्न है, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? ए विक्रमादित्य, बी बिंबिसार, सी बिंदुसार, डी पृथ्वीराज। इसका जो सही आंसर वह है विक्रमादित्य के दरबार का हिस्सा थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य के परिचित सेनापति, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभापति को संबोधित करने वाले परिचित चिकित्सक, सी हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वह है बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को संबोधित करने वाले प्रथम चिकित्सक थे। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ये शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। अगला प्रश्न देखिए, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था? ए 57 ईसा पूर्व, बी 78 ईसा पूर्व, सी 57 ईस्वी, डी 78 ईस्वी। इसका जो सही आंसर वह है 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है। विक्रम संवत का पुराना सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। विक्रम जो संवत था प्रारंभ और परिणत जितने भी संवत चले अब तक ये था 57 ईसा पूर्व विक्रमादित्य ने इसको चलाया था। फिर है शक संवत, ये 78 ईस्वी में कनिष्क ने चलाया था। इसके बाद है हिजरी संवत, ये 622 में मोहम्मद साहब ने चलाया था। ये हिजरी संवत है, इस्लाम धर्म का संवत माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? ए कुबेरनागा, बी प्रभावती गुप्ता, सी राजश्री, डी कुमारदेव। इसका जो सही आंसर वह है प्रभावती। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। इनका जो विवाह है वो वाकाटक वंश महाराष्ट्र के वंश था के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी? ए चंद्रगुप्त की, बी समुद्रगुप्त की, सी चंद्रगुप्त की, डी स्कंदगुप्त की। ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, डी चंद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका जो सही आंसर वह है कुमारगुप्त। प्राचीन भारत के गुप्त शासक कुमारगुप्त ने 450 से 470 ईसा पूर्व नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी।
प्राचीन भारत में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था जहाँ हिंदू व बौद्ध अनुयायी शिक्षा ग्रहण करते थे। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल थी। और इसको अलाउद्दीन खिजली था जो दिल्ली सल्तनत का था, खिजली वंश का, इसने उसको जलाकर राख कर दिया था नालंदा विश्वविद्यालय को। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रसिद्धि को किस रूप में जाना जाता है? गुप्त सम्राट के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रसिद्धि को किस रूप में जाना जाता है? ए लखनऊ स्तंभ शिलालेख, बी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, सी अहमदाबाद स्तंभ शिलालेख, डी बिठूर स्तंभ शिलालेख। इसका जो सही आंसर वह है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। इलाहाबाद प्रसिद्धि को प्रयाग प्रसिद्धि के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त का यह स्तंभ है जो इलाहाबाद में है, तो यह संस्कृत में लिखा गया है। इसकी रचना हरिसेन ने की थी। गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानने के लिए यह महत्वपूर्ण अभिलेख स्रोत में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए समुद्रगुप्त को, बी चंद्रगुप्त को, सी समुद्रगुप्त द्वितीय को, डी कुमारगुप्त को। इसका जो सही आंसर वह है बी। इसका श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर 350 ईस्वी तक इसने शासन किया था। गुप्त वंश का प्रथम महाशासक था। वह गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसने महाराजा दी की उपाधि धारण की थी। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। इसी विवाह की स्मृति में चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए, जिन पर एक और चंद्रगुप्त तथा कुमार देवी का चित्र तथा दूसरी ओर दुर्गा का चित्र अंकित था। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ही 319 से 20 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, वाकावटक वंश का संबंध किस गुप्त सम्राट से था? वाकावट वंश था ये महाराष्ट्र का एक वंश था। इसका संबंध किस गुप्त सम्राट से था? इसका जो सही आंसर है वो है नहीं, ए गुप्त वंश, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त, डी चंद्रगुप्त। इसका जो सही आंसर वह है चंद्रगुप्त से संबंधित था। वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व विंध्य शक्ति ने की थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा प्रवरसेन प्रथम था। अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। इससे ज्ञात है कि वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त वंश के शासन समुद्रगुप्त की पौत्री तथा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था, इसलिए इनका संबंध माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वाकावट साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और किसकी बेटी थी? वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेरनाग और इनमें से किसकी बेटी थी? ए कुमारगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी चंद्रगुप्त। इसका जो सही आंसर है वह है बी चंद्रगुप्त द्वितीय। कुबेरनाग और चंद्रगुप्त की बेटी थी प्रभावती। वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था राजा प्रवरसेन प्रथम था। अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया। ध्यात है कि वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की पौत्री तथा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा है? प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। ए अचित्र, बी चंपा, सी ताम्रलिप्त, डी श्रावस्ती। ए अचित्र, बी चंपा, सी ताम्रलिप्त, डी श्रावस्ती। इसका जो सही आंसर है सी ताम्रलिप्त।
प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था, शहर था। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में स्थित तामलुक नामक स्थान ही प्राचीन समय में ताम्रलिप्त के नाम से प्रसिद्ध था। गुप्त काल में जावा, सुमात्रा आदि दक्षिणी पूर्वी देशों तथा सिंहल के लिए व्यापारिक जहाजों यहाँ से आते थे। यहाँ एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। फाइन, हुएनसान, इत्सिंग आदि ने यह रहकर अध्ययन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों के अधीन प्रशासन के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ था। एक जासूस, एक प्रांत, एक गांव, डी मर्त दंड। इसका जो सही आंसर है वो एक प्रांत। भुक्ति का अर्थ होता है एक अंत। यह गुप्त शासकों का एक प्रशासनिक शब्द था। गुप्त काल में प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत साम्राज्यों का विभाजन भुक्तियों में हो, जिसे प्रांत कहा जाता है। भुक्ति में उपरिक या उपरिक महाराज रामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है तथा भुक्तियों प्रांतों का विभाजन अनेक जिलों में किया गया, जिन्हें विषय कहा जाता था। विषय के सर्वोच्च अधिकारी को विषयपति तथा कुमारमात्य कहा जाता है तथा इसके कार्यालय को अभिष्ठान कहा जाता है। विषयपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक परिषद भी होती थी, जिसके प्रमुख व सहायक देने के लिए एक परिषद होती थी, जिसके प्रमुख को नगरपति कहा जाता है। ज्ञात है कि गुप्त काल में सीमांत प्रदेशों के प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था। इस प्रकार से उल्लेखनीय है कि गुप्त काल में विकेंद्रीकरण प्रशासनिक व्यवस्था का संयोजन कहा जाता था। ये वाला यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि गुप्त काल में सीमांत प्रदेशों के प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था। ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसे यहाँ से देख लेना। गुप्त काल में सीमांत प्रदेशों के प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द को किस नाम से जाना जाता था? ए राजा का निजी रक्षक, बी प्रशासनिक इकाई, सी गजवाहक इकाई, डी सैनिक। इसका जो सही आंसर वह है बी प्रशासनिक इकाई। गुप्त कुषाणों के सीमांत थे जो मौर्य के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरे। गुप्तकालीन प्रशासन पद्धति विकेंद्रीकरण की व्यवस्था पर आधारित थी। गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का अर्थ प्रशासनिक इकाई थे। गुप्त साम्राज्य में गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का अर्थ प्रशासनिक इकाई थी। गुप्त साम्राज्य में राजा को उसके प्रांत में एक समुदाय और समूह द्वारा निर्देशित किया जाता था, जिसमें एक मुख्यमंत्री और एक सेनापति शामिल होते थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? ए समुद्रगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी चंद्रगुप्त फर्स्ट, डी रामगुप्त। इसका जो सही आंसर है सी चंद्रगुप्त प्रथम। इसने भारतीय इतिहास के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजाओं में एक था। इसने गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। वह गुप्त शासक घटोत्कच का पुत्र था, जिसने एक गुप्त संवत 319 में चलाया था। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और लिच्छवी राज्य की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर ऋषियों को सहायता से शक्ति बढ़ाई। हमारा अगला टॉपिक है पुष्यभूत वंश। इसको वर्धन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। पुष्यभूत वंश इसको वर्धन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? ए पाटलिपुत्र, बी थानेश्वर, सी वैशाली, डी मगध। इसका दूसरी आंसर है वह बी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष को
शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर को से स्थानांतरित हुई थी? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी, नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? ए कुरुक्षेत्र, बी मगध, सी पाटलिपुत्र, डी कनौज। इसका सही आंसर है डी। हर्षवर्धन उत्तर भारत का एक सम्राट था जिसे 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। इसका जो सही आंसर है वो है डी कन्नौज। कन्नौज उसकी राजधानी थी, यानी कि उसने कन्नौज राजधानी से हस्तांतरित किया था। इसका सही आंसर है डी, यानी कि जो राजधानी थी वो थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित किया था। हर्षवर्धन प्राचीन उत्तर भारत का एक सम्राट था जिसने 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया। यह पुष्पभूति वंश का शासन था। इन्होंने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? ए पंजाब, कनौज, बंगाल, बिहार और जयपुर, बी पंजाब, कनौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, सी पंजाब, कनौज, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, डी राजस्थान, कनौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। इसका दूसरी आंसर वह है बी पंजाब, कनौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन पुष्पभूति वंश का महान राजा था। इसने 606 से लेकर 647 तक शासन किया। लगभग इसने 40 वर्ष तक शासन किया था। हिंगसान के अनुसार हर्ष ने उत्तर के 5 राज्यों पंजाब, कनौज, बंगाल, बिहार को मिथिला के नाम से जाना जाता है, और उड़ीसा तक अधिकार किया था। हमारा अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ए काशी, बी प्रयाग, सी अयोध्या, डी सारनाथ। इसका दूसरी आंसर वह है बी प्रयाग। प्रयाग वह स्थल है जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। कहा जाता है कि वह हर 5वें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद का आयोजन कराता था तथा भारी दान करता था। प्रयाग का मतलब होता है प्रयागराज, और पहले इसका नाम इलाहाबाद था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ए कौशाम्बी, बी कुशीनगर, सी श्रावस्ती, डी थानेश्वर। इसका दूसरी आंसर है थानेश्वर। इसने अपनी जो राजधानी थी वो स्थानांतरित कन्नौज की थी। हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने कश्मीर को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में थानेश्वर के शासन पर बैठा तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित हर्ष के कार्य किसने लिखी थी? ए बाणभट्ट, बी स्वामी शिवानंद, सी वाल्मीकि, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो दूसरी आंसर वह है बाणभट्ट ने इसकी रचना थी, जो जीवनी थी हर्षचरित उसको लिखा था। इसका जो शासनकाल था वो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक किया था। यह सबसे महान राजा हुआ था पुष्पवत का। इन्होंने अपने दरबार में कादम्बरी और हर्ष के कार्य में रचयिता बाणभट्ट, सूर्य शतक के रचयिता मयूर तथा चीनी विद्वान कौन थे? हिंगसान। इसको यूशुकी का रचयिता को आश्रय दिया जाता। किसे किसे आश्रय दिया था? जो हर्ष के कार्य थे रचयिता बाणभट्ट
और सूर्य शतक के रचयिता मयूर तथा चीनी विद्वान हेनसान शियुकी के रचयिता को आश्रय प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, कहाँ का साम्राज्य या शासक था? राजा शशांक ने जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, वो कहाँ का शासक, किस साम्राज्य का शासक था? ए कन्याकुब्ज, बी जूनागढ़, सी मगध, डी गोंड। इसका दूसरी आंसर वह है डी गोंड। शशांक बंगाल का हिंदू राजा था जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया तथा गौड़ राजवंश की स्थापना की। मालवा के राजा देवगुप्त ने दुर्वी संधि करके हर्षवर्धन की बहन राजश्री के पति कनौज के मुखारी राजा गर्हवर्मन को मार डाला, जिसकी खबर सुनकर हर्षवर्धन ने शशांक से युद्ध की घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट ने राजा की जीवनी लिखी थी, किसने लिखी थी? हर्षवर्धन। ए चंद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। बाणभट्ट ने किस राजा की लिखी थी रचना? हर्षवर्धन की। ठीक है, इसके बारे में बता दिया है। हमारा अगला प्रश्न है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी थी, उसके जो दरबारी कवि कौन थे जिसने इसकी रचना संस्कृत में की थी? ए कंबन, बी जिनसेन, सी बाणभट्ट, डी दंडी। इसका जो सही आंसर है सी बाणभट्ट थे जिन्होंने इसकी रचना की थी। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित थी। उनका जो दूसरा ग्रंथ था उसका नाम था, एक सेकंड, उसका नाम था दूसरा ग्रंथ का नाम था कादम्बरी, जिसे दुनिया का पहला उपन्यास माना गया है। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट की मृत्यु हो गई थी तथा इस उपन्यास को बाद में उसके पुत्र भूषणभूट ने पूरा किया था। हमारा अगला प्रश्न है, उस चीनी तीर्थयात्री का नाम बताइए जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था। ए फान, बी वेंसा, सी फारसिंग, डी वांग दायोयान। इसका दूसरी आंसर है वेन सांग। सम्राट हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हेंगसान भारत आया था। वह लगभग 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक भारत रहा। वह नालंदा के बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और भारत से बौद्ध ग्रंथ बटोर कर ले जाने के लिए भारत आया था। हेंगसान के अनुसार बौद्ध धर्म के लोग 18 समुदायों में बटे थे। ये इंपोर्टेंट है यहाँ से। हेंगसान के अनुसार बौद्ध धर्म के लोग 18 संप्रदायों में बटे हुए थे। उनके अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांवों के राजस्व में होता था। इसका ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय का जो भरण पोषण है वो 100 गांव के राजस्व से होता था, यानी कि जो 100 गांव थे वहां से कर लेकर इसका भरण पोषण किया जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय किस वर्ष हुई थी? चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय किस वर्ष किया था? ए 612 ईस्वी, बी 618 ईस्वी, सी 622 ईस्वी, डी 623 ईस्वी। इसका दूसरी आंसर है बी 618 ईस्वी में। एल अभिलेख से पता चलता है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का हर्षवर्धन से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन पराजित हुआ। सैकड़ों राजाओं से जीतने के बाद इसे परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ज्ञात है कि एलोक अभिलेख एक पद्धति के रूप में थी। इसकी भाषा थी संस्कृत, लिपि दक्षिणी ब्राह्मी। इसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। याद है कि बादामी वापति के चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। हमारा अगला प्रश्न है,
राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। ए सूर्यवर्धन ने, बी राज्यवर्धन ने, सी चंद्रवर्धन ने, डी इंद्रवर्धन ने। इसका जो सही आंसर वह है बी राज्यवर्धन ने। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी के बाद हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन द्वारा हुआ था, परंतु मालवा नरेश देवगुप्त और गोंड नरेश शशांक की दुर्भिसंधि के कारण वह मारा गया। हर्ष ने 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और अपनी बहन राज्यश्री का विंध्यावटी से उद्धार किया तथा थानेश्वर का अपने राज्य में विलय किया। देवगुप्त से मालवा छीन कर लिया और शशांक को गोंड भगा दिया गया। हर्षवर्धन को साहित्यकार सम्राट की उपाधि मिली थी। उनके 3 नाटक थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये इसके हैं हर्षवर्धन के 3 नाटक थे। हमारा अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेंगसान भारत आया था? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी हर्षवर्धन। इसके जो सही आंसर है हेंगसान हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसने 629 से लेकर 645 तक ये भारत में रहा। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। जो ये था हेंगसान, ये भारत में 16 वर्षों तक रहा तथा बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। हेंगसान का जो भ्रमण है उसकी एक कृति थी शियुकी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। चीन से आने वाले अन्य प्रमुख यात्री थे फाइयान, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के समय में सुयुन ने इत सिंह 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। हमारा अगला टॉपिक है दक्षिणी भारत के जो राजवंश थे, यानी कि दक्षिणी भारत के राजवंश थे, चोल थे, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और संगम। ये दक्षिणी भारत के में थे, क्या कहते हैं इनको, राजवंश थे। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? ए हर्षवर्धन, बी सीमा विष्णु, सी महेंद्र वर्मन फर्स्ट, डी दंती दुर्ग या दंती वर्मन। इसका जो सही आंसर है डी दंती दुर्ग या दंती वर्मन राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। इनकी जो राजधानी थी वो थी माखेत, सोलापुर, जो महाराष्ट्र में पड़ती है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का एक प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ज्ञात हो कि कनौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हैं राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार और बंगाल के पार। इनको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार और बंगाल के चोल। ना मेरे पास नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ए आदित्य फर्स्ट, बी विजय चोल, सी अरिंजे चोल, डी परातंग चोल फर्स्ट। ए आदित्य फर्स्ट, बी विजय चोल, सी अरिंजे चोल, डी परातंग चोल फर्स्ट। इसका जो सही आंसर है वे विजय चोल। चोल साम्राज्य की स्थापना विजय चोल ने की थी। चोल साम्राज्य की स्थापना किसी ने की थी? विजय चोल ने की थी। चोलों का शासन 9वीं शताब्दी से शुरू हुआ जब उन्होंने पल्लवों को हराया, और इसका शासन 13वीं शताब्दी तक 5 से अधिक 10 शताब्दी तक चला। लगभग 50 साल से ज्यादा इन्होंने शासन किया। नहीं 50 नहीं, 500 साल तक, 500 साल से अधिक तक इन्होंने शासन किया। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्यपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संवादी भाषा कौन सी थी? मौर्यपुरम के चेर साम्राज्य में बोले जाने वाली संभावित भाषा कौन थी? ए मलयालम, बी तमिल, सी संस्कृत, डी फारसी। इसका जो सही आंसर वो है मलयालम। मौर्यपुरम के चेर साम्राज्य में बोली जाने वाली संभावित भाषा मलयालम थी। मौर्यपुरम में चेर साम्राज्य की स्थापना दक्षिणी पश्चिमी प्रायद्वीप हिस्सों में की गई थी, जो वर्तमान
केरल का हिस्सा थी। इसके शासकों ने अपने उच्चीकरण में मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया था? सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? ए अधिराज ने, बी राजेंद्र प्रथम ने, सी राजराज प्रथम ने, डी इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा आंसर वह है राजेंद्र प्रथम, इसने इसका निर्माण कराया था। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल मंडलम झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया था। हमारा अगला प्रश्न है, चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? ए विल्लावनगई, बी सालाभोग, डी पल्ली छदामन, डी ब्रह्मदय। इसका दूसरा आंसर वह है, भूमि को क्या कहा जाता था? पल्ली पच्छादम, इस पल्ली पच्छलम इसको कहा जाता था। अब देखो इसमें चोल अभी के विवरण के अनुसार चोल काल में भूमि जो दान में दी जाती है उसका विवरण इस प्रकार है। एक है वेल्यवंदई, इसको क्या कहा जाता था? इसको वेल्या वनगाई, इसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। नंबर 2 पे ब्राह्मदय, ब्राह्मण को मार में दी गई भूमि। फिर 3 है सालाभोग, किसी भी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि। नंबर 4 पल्ली छदानम, जैन संस्थान को दी जाने वाली भूमि। नंबर 5 पे है किसी मंदिर को भार में दी गई भूमि, ये इसके बारे में कहा जाता था। अब इसमें चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारी को पेरुनंद एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुनंद कहा जाता था। अब प्रश्न नंबर 151, अगला प्रश्न को, प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन नष्ट थे? प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के चालुक्य के अधीनस्थ थे? ए सातवाहन, बी राष्ट्रकूट, सी पालवंश, डी प्रतिहार। इसका दूसरा आंसर वह है बी राष्ट्रकूट। प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य के अधीनस्थ सामंत थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतिदुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य, इसका संस्थापक कौन था? ये दंतिदुर्ग, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को हराकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की तथा अपनी राजधानी को मन्यखेल बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, चोल राजा राजराज प्रथम किस वर्ष गद्दी पर बैठे थे? ए 988 ईसा पूर्व, बी 985 ईसा पूर्व, सी 983 ईसा पूर्व, डी 988 ईसा पूर्व। इसका दूसरी आंसर वो है बी, जो गद्दी पर बैठे थे वो थे 985 ईसा पूर्व। चोल शासक प्रथम थे राजा राजराज प्रथम। परातंग द्वितीय के पुत्र एवं उत्तराधिकारी अरिमोलिवर्धनम तथा राजराज प्रथम शासन पर बैठे। उन्होंने अपने पितामह परातंग प्रथम की लोरक्स नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि धारण की। किसकी करी थी इन्होंने? अपने पितामह परातंग प्रथम की लोरक्स नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि धारण की थी। तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण इन्होंने कराया था। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है, विश्व में पहला मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहरों में घोषित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया, जिसके शाब्दिक रूप से कहा जाता था प्रार्थना सभा, घुड़सवारी, सहायक प्रबंध और हिरण्य गर्भ।
क्या कहा जाता था? प्रार्थना सभा, घुड़सवारी, सहायक गठन और निर्णय गर्भ। इसका जो सही आंसर है वह है डी, इसको हिरण्य गर्भ कहा गया। इसका जो सही आंसर वह है डी, इसको हिरण्य गर्भ कहा गया। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रमुख दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति का तख्ता पलट करके एक अनुष्ठान करवाया जिसे शाब्दिक अर्थ से हिरण्यगर्भ कहा जाता था। हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ है, हिरण्यगर्भ का शाब्दिक अर्थ है वह है सवर्ण गर्भ। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की मदद से किया जाता था तो यह माना जाता था कि जो राजा जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी पुनः क्षत्रियता प्राप्त कर लेगा। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में किन गांवों में सदस्य होनी थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी? चोल प्रशासन में सभा गांव में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। ए नागराम, बी सभा, सी उर, डी खिल्ले। इसका जो सही आंसर है सभा। चोल अभिलेखों में मोटे तौर पर 3 प्रकार की ग्राम सभा का उल्लेख प्राप्त था, वे उर सभा या महासभा और नगरम सभा या महासभा। गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण जिन्हें ग्रहार कहा जाता था की सभा थी, अर्थात यह मूल रूप से ब्राह्मणों की बस्तियों की संस्था थी। हमारा अगला प्रश्न है, ऐहोल किसकी राजधानी थी? ऐहोल इनमें से किसकी राजधानी थी? ए चोलों की, बी पल्लवों की, सी चालुक्यों की, डी पांड्यों की। इसका जो सही आंसर है वो सी, ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्य वंश ने 600 ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी तक दक्षिण व मध्य भारत में शासन किया। इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी ऐहोल कर्नाटक को बनाया। बाद में पुलकेशिन प्रथम ने इसकी राजधानी को बादामी को बनाया था। हमारा अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? ए भीमदित्य के, बी कीर्तिवर्मन द्वितीय के, सी पुलकेशिन द्वितीय के, डी विक्रमादित्य के। इसका जो रवि कीर्ति किस चालुक्य के शासक थे? वो थे पुलकेशिन द्वितीय के शासक थे। इसका जो पुलकेशिन द्वितीय था इसका शासनकाल था 610 से लेकर 642 ईस्वी तक। बादामी के चालुक्य वंश का चौथा व सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। उसने सत्याश्रय पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी है, उन्होंने ओल प्रतिजति अभिलेख से मिली। इसके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, उसकी रचित उसकी परिस्थिति में वर्णित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं मोहिटर में से एक नहीं था? ए चेर, बी पल्लव, सी पांड्य, डी चोल। इसमें हमारा बी पल्लव। चोर, पांड्य और चेल ये संगम साहित्य में वर्णित 3 ताज वाले राजाओं के रूप में विख्यात थे। संगम युग में तात्पर्य दक्षिणी भारत, कृष्णा में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र के आरंभिक इतिहास का वह युग है जब तमिल कवियों द्वारा बड़ी संख्या में तमिल कवियों की रचना की गई। संगम शब्द कवियों के समागमन का साथ आने का स्थल है। 3 संगम मुदुर के पांड्य शासकों के संरक्षण में विभिन्न स्थलों पर आयोजित किए गए इस साहित्य का सर्जन काल 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कवि ने उत्तरवर्ती चालुक्य शासक विक्रमादित्य सिक्स की जीवनी लिखी? ए संध्याकर नंदी, बी बल्लाल, सी वाक्यपति, डी विल्लन। इसका जो सही आंसर वह है डी विल्लन। इसका जो सही आंसर वह है डी विल्लन। विल्लन कल्याणी ने चालुक्य वंशीय शासक विक्रमादित्य सिक्स 1076 से लेकर 1126 ईस्वी तक की राज्यसभा में एक कश्मीरी राजकवि और विद्वान थे। इन्होंने विक्रमादित्य सिक्स की जीवनी विक्रमादेव चरित्र की रचना की। विल्लन ने विक्रमादेव चरित्र में अपने आश्रयदाता सम्राट का जीवन चरित्र अत्यंत सरल ढंग से प्रस्तुत किया था। हमारा अगला प्रश्न है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में किस भारतीय राज्य में है? ए केरल, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इसका जो आंसर हुआ है सी
चालुक्य के वातापी वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। महाकूट अभिलेख के अनुसार इससे पूर्व दो और शासकों के नाम जयसिंह एवं रणराग भी आते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र शासक नहीं थे बल्कि कदम शासकों के अधीन सामंत थे। चालुक्यों की मूल शाखा का उदय स्थल वातापी, बादामी, बीजापुर, कर्नाटक में हुआ था। चालुक्य वंश के उत्तर में हर्षवर्धन तथा दक्षिण में पल्लव वंश का राज था। हमारा अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक के एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवान ने 1106 से लेकर 1168 नामक एक ब्राह्मण ने किया, जो प्रारंभ में जैन मत को मानने वाले थे और उसके बाद राजा किस राजा के दरबार में मंत्री थे, और वे किस राजा के दरबार में मंत्री थे? ए चोल वंश, बी चालुक्य वंश, सी मौर्य वंश, डी गुप्त वंश। इसका जो सही आंसर वो है बी चालुक्य वंश। गुरु बसव तथा बासवान एक दार्शनिक व समाज सुधारक थे। गुरु बासवात्रा दक्षिणी भारत में कल्याणी के कलचुरी साम्राज्य में प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने वचनों में कन्नड़ भाषा में पवित्र भजन शैव धर्म के आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकाशित किया। इन्होंने जाति धर्म के आधार पर भेदभाव को विरोध किया। अपने आंदोलन में इन्होंने ईश्वर की सार्वभौमिक अवधारणा व निराकार स्वरूप में बल दिया। वास्तव में कल्याणी के कालचुरी वंश के राजा विजयल देव ने प्रधानमंत्री थे, जो दिए गए विकल्प थे, परंतु आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। हमारा अगला प्रश्न है, बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी? ए चालुक्य राजवंश, बी संगू राजवंश, सी पल्लव राजवंश, डी मौर्य राजवंश। इसका जो सही आंसर है ए चालुक्य राजवंश। इसका उदय चालुक्य राजवंश का 6वीं ईस्वी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य दक्षिणी और मध्य भारत के बड़े हिस्से में हुआ। चालुक्य राजवंश की मुख्य 3 शाखाएं थी, जिनकी राजधानी है यह शाखा ही होगी राजधानी। बादामी वातापी के चालुक्य, मूल शाखा थी इनकी बादामी। वेगी के चालुक्य पूर्वी शाखा, वेगी पहले और राजमुद्री बाद में, ये थी पूर्वी शाखा वेगी। इसके बाद है पूर्वी शाखा कल्याणी के चालुक्य, इनकी है पश्चिमी शाखा। इसकी राजधानी थी मान्य खेत। अब हमारा अगला टॉपिक है इसमें पाल वंश। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में संबंधित था? ए पश्चिमी, बी पूर्वी, सी दक्षिणी, डी उत्तरी। इसका जो सही आंसर है पूर्वी। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से में संबंधित था। पाल साम्राज्य का विस्तार भारत के पूर्वी हिस्से मुख्यतः बंगाल और बिहार में था। पाल साम्राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था, जो 750 से लेकर 1174 ईस्वी के तक चला। इस साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, पाल वंश का पहला शासक कौन था? देवपाल, रामपाल, गोपाल, महिपाल। इसका आंसर है सी गोपाल। यह पाल वंश का पहला शासक था। इसके बाद है, पूर्व मध्यकाल में किस पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था? पूर्व मध्यकाल में किस पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया था? ए पाटलिपुत्र, बी मान्यखेत, सी कन्नौज, डी मुद्रागिरी। इसका जो सही आंसर है कन्नौज। कन्नौज उस समय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, चाहे वो कोई हर्षवर्धन का काल हो या फिर गोपाल ये हमारा गुप्त काल हो, या फिर अब जो हमारा है चल रहा पाल वंश, इसका इस समय इसका सबसे महत्वपूर्ण था कन्नौज। ये एक शिक्षा का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा हुआ है। पूर्व मध्यकाल में कन्नौज पर नियंत्रण पाने के लिए एक प्रसिद्ध त्रिपक्षीय युद्ध लड़ा गया, इसमें पाल, प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट शामिल थे। यह युद्ध लगभग 200 वर्षों तक लड़ा गया। अतः इसका परिणाम गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट तृतीय के पक्ष में रहने के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? ए
राजपाल, बी महेंद्रपाल, सी रामभद्र, डी देवपाल। प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में दरबारी कवि थे? ए राजपाल, बी महेंद्रपाल, सी रामभद्र, डी देवपाल। इसका जो सही आंसर है वह है बी महेंद्रपाल। प्रसिद्ध कवि व नाटककार राजशेखर प्रतिहार राजा महेंद्रपाल के 890 से लेकर 910 20 वर्ष तक इन्होंने शासन किया के दरबारी कवि थे, यानी कि 20 वर्ष तक ही रहे इन्होंने। महेंद्रपाल ने 20 वर्ष तक शासन किया। राजशेखर ने अपनी रचनाओं में महेंद्रपाल का वर्णन निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र के रूप में किया। इनकी प्रसिद्ध कृति थी कपूर मंजरी। इनकी जो प्रसिद्ध करती थी कपूर मंजरी, काव्य मीमांस और बाल रामायण, ये इनकी क्या थी? प्रमुख करती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल ने की थी? ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी तक्षशिला, डी वल्लभी। इसका जो सही आंसर है विक्रमशिला। पाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये जो विक्रमशिला है बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित है। एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति शिक्षा केंद्र रहा है। इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 775 से लेकर 800 ईस्वी में करवाई थी। धर्मपाल के उत्तराधिकारी ने 13वीं शताब्दी तक इसे राज्य के संरक्षण प्रदान करते रहे। इसके परिणाम स्वरूप विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय बना रहा। 4 शताब्दी मतलब 400 साल तक। विश्वविद्यालय में धन के लिए विशेष प्रकार के व्याकरण, तर्कशास्त्र, मीमांसा तंत्र आदि थे। मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1193 में के आसपास इसे नष्ट कर दिया तथा वर्तमान में इस विद्यालय के भग्नावशेष बचे थे। जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसको अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? नष्ट किया था। और इसको किया था बख्तियार खिलजी ने। हमारा अगला प्रश्न है, 9वीं शताब्दी में प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने, वल्लहाल सेन ने, धर्मपाल ने और गोपाल ने। इसका जो आंसर है सी धर्मपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पालवंशी राजा धर्मपाल ने की थी। यह वर्तमान बिहार के भागलपुर में है। इसके लेखों में इसे परम सौगात कहा गया। इसकी राजभाषा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला प्रश्न है हमारा, औदानपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? औदानपुरी शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित था? ए बंगाल, बी बिहार, बी गुजरात, सी बिहार, डी तमिलनाडु। इसका जो सही आंसर है वह है सी बिहार। औदानपुरी शिक्षा केंद्र बिहार में अवस्थित था। गोपाल ने औदानपुरी में प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। राय धर्मपाल एक बौद्ध अनुयायी था। इस लेखों में इसे परम सौगत कहा। 8वीं शताब्दी के मध्य या 8वीं सदी के मध्य में बंगाल और बिहार में पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने यहाँ पर महाविहार की स्थापना की। अनुवर्ती पाल राजाओं ने इस विहार तथा महाविद्यालय को दान दिया। यह एक महत्वपूर्ण विद्या का केंद्र बन गया। औदानपुर में समृद्ध काल में यहाँ 1000 विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। दूर दूर से विद्यार्थीगण शिक्षा पाने के लिए यहाँ रहते थे। यहाँ का सर्वप्रथम विद्यार्थी दीपकर था, जो बाद में, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ का सर्वप्रथम विद्यार्थी कौन था? दीपशंकर, जो बाद में विक्रम महाविद्यालय शिला का प्रधानाचार्य बना, जिसने तिब्बत जाकर वहां लामा संस्था की स्थापना की। धर्मपाल को भी परम सौगत कहा गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके। अगला प्रश्न है हमारा, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? धर्मपाल, महिपाल, गोपाल, रामपाल। इसका सही आंसर है सी गोपाल। ये पाल वंश का संस्थापक था। इसने बिहार और बंगाल पर लगभग 750 से लेकर 1161 तक शासन किया था। नहीं, हाँ,
पाल वंश ने किया था ये। 750 से लेकर 1161 तक जिसने शासन किया, वह बंगाल का पहला बौद्ध राजा था और वह बिहार के औदानपुर में एक मंठ का निर्माण किया था। उसका उत्तराधिकारी धर्मपाल ने अपने शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार किया और कुछ समय तक कन्नौज, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर भारत पर भी उसका नियंत्रण रहा। अगला हमारा टॉपिक है राजपूत वंश। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तोमर वंश का, हिजली वंश का, सैयद वंश का, तुगलक वंश का। इसका जो सही आंसर है वो है ए, तोमर वंश का। 12वीं शताब्दी के मध्य पर दिल्ली पर तोमर वंश का शासन रहा। अंगद पाल दिल्ली में तोमर वंश के शासक थे। अंगद पाल क्या थे? दिल्ली में इसके शासक थे। हमारा अगला प्रश्न है, जयचंद के विश्वघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? ए, तराइन 1192, बी, चंदावर 1194, सी, कन्नौज 1194, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है बी, चंदावर 1194 में इसको मारा गया। 1194 में मोहम्मद गोरी कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण करने के लिए भारत आया। कन्नौज और इटावा के बीच चंदावर नामक स्थान पर गोरी और जयचंद के बीच युद्ध हुआ। जयचंद युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। कन्नौज के राठौर वंश का शासक जयचंद ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया क्योंकि उन्होंने उसकी पुत्री का अपहरण किया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया? ए, चेर, बी, पांड्य, सी, राजपूत, डी, चोर। निम्न में से किस वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया? इसका जो सही आंसर वह है राजपूत वंश। राजपूत वंश ने भारत के दक्षिणी भाग पर शासन नहीं किया और 72वीं 700 लेके 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल राजपूत काल कहलाता है। इस काल में महत्वपूर्ण राजवंशों में राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, परमार वंश एवं गढ़वाल वंश आदि थे। राजपूत वंश भारत के उत्तर भाग पर शासन किया, जैसे राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बने गए थे? ए, नंद वंश, बी, चंदेल वंश, सी, विजयनगर वंश, डी, मौर्य वंश। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 से 1050 चंदेल वंश के शासकों द्वारा कराया गया था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मंदिर में कदारिया, महादेव, मंगेश्वर, लंबी, जगदम्बा, चित्रगुप्त, पार्वती तथा गणेश के मंदिर शामिल हैं। इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। मंदिर में विशिष्ट प्रकार की देवी देवताओं, अप्सरा एवं संभोगरत प्रतिमाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए, सबसे प्रसिद्ध किसका शासक पृथ्वीराज किस से संबंधित शासक पृथ्वीराज थे जिन्होंने 1192 में एक अफगान शासक सुल्तान महमूद गोरी ने हराया था? ए, प्रतिहार, बी, चाहमान या चौहान, सी, पालवंश, डी, राष्ट्रकूट। इसका जो सही आंसर है बी, चाहमान या चौहान। चाहमान या चौहान वंश ने 12वीं शताब्दी में दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया। सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक पृथ्वीराज द्वितीय 1168 से लेकर 1192 थे, जिन्होंने वर्ष 1191 में मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया, किंतु तराइन के द्वितीय युद्ध जो वर्ष 1192 में हुआ था, जिससे मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में 11वीं शताब्दी की भोजशाला की संरचना का निर्माण किस राजवंश के संरक्षण में किया गया था? ए, चंदेल, बी, परमार, सी, नंद, डी, गुज्जर, परतियार। इसका जो सही आंसर है वो है बी, राजा भोज। 1000 से लेकर 1055 तक परमार राजवंश के थे। सबसे बड़े शासक तथा शिक्षा पर एवं साहित्य के अन्य उपासक थे। इन्होंने धार जिले मध्य प्रदेश में एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला के रूप में जाने लगा। यहाँ दूर दूर से छात्र अपनी बौद्धिक प्यास बुझाने के लिए आते थे।
अगला प्रश्न है, जयमल और फत्ता वे योद्धा थे जिन्हें किस जगह के किले की रक्षा का प्रभार सौंपा गया था? ए उदयपुर, बी अजमेर, सी रायसेन, डी चित्तौड़। इसका जो सही आंसर है वह है चित्तौड़। चित्तौड़ जिले का इन्हें चित्तौड़ किले का इन्हें प्रभार सौंपा गया था। जयमल फत्ता वे योद्धा थे जिन्हें चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का प्रभार सौंपा गया था। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर इसे जयमल और फत्ता का महल राजपूतों की शौर्य और वीरता का प्रतीक है। है। अगला प्रश्न है हमारा, चंदेल राजवंश के किस शासक ने कंदरिया महादेव का निर्माण कराया था? चंदेल राजवंश के किस शासक ने कंदरिया महादेव निर्माण कराया था? ए यशोवर्धन, बी विजयपाल, सी विद्याधर, डी धनदेव। इसका जो आंसर है वह है धनदेव। शिव की सृष्टि में बनाई गई कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धनदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने कन्नौज या कन्याकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया था? ए सेन राजवंश, बी पाल वंश, सी प्रतिहार राजवंश, डी चोल वंश। इसका जो सही आंसर वह है प्रतिहार वंश। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था जो गुर्जर की शाखा से संबद्ध होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा गया। इस वंश के शासकों ने क्रम में वत्स्यराज के पश्चात उनके पुत्र नागभट्ट द्वितीय 800 ईस्वी से 833 तक राजा हुआ। ग्वालियर के लेख में इनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया, वहां के शासक चक्रायुध को पराजित कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जो 730 से लेकर 756 तक जिन्हें शासन किया। हमारा अगला प्रश्न है, जब हार निश्चित हो जाती तो किस पुरुष को शाका या शक नामक एक अनुष्ठान करना होता था जो उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिससे वे वापस नहीं आ सकते थे? ए मराठा, बी सिख, सी मुगल, डी राजपूत। इसका जो सही आंसर वह है डी राजपूत। शाका और जोर प्रथा राजपूतों में प्रचलित थी। शाका अनुष्ठान पुरुषों और जोर अनुष्ठान राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाता था। जब हार निश्चित हो जाती तो राजपूत पुरुषों को शाका या शक नामक अनुष्ठान करना होता था जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, इससे वे वापस नहीं आ सकते थे। यह जौहर होने के एक दिन बाद किया जाता था, जिसमें योद्धा केसरिया रंग की पगड़ी पहनकर मैदान में उतरते थे, जो भारतीय संस्कृति के बलिदान का प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? नागभट्ट, रामभद्र, मिहिर भोज, सामंत सेन। मिहिर भोज या भोज प्रथम 836 से लेके 885 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। का शासनकाल प्रतिहार साम्राज्य के लिए स्वर्णकाल माना जाता है। मिहिर भोज वैष्णव धर्मानुयायी थे। उन्होंने आदिवराह तथा प्रभात जैसी उपाधियां धारण की, जो उसके द्वारा चलाए गए चांदी के द्रव्य सिक्कों पर भी अंकित थी। परमार राजवंश शासक भोज की मृत्यु पर कहा जाता था, अधधारा निराधार निरालम सरस्वती पंडित खंडिता सर्वे भोज राधे दिवगत। ये क्या था? वहां का एक श्लोक था उस जगह। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उसके शत्रु जयसन गढ़दौल की बेटी थी। ए कृष्णावती, बी पूर्ववर्ती, सी संयुक्ता, डी सौम्यवती। इसका जो सही आंसर वह सी संयुक्ता। पृथ्वीराज चौहान ने अपने शत्रु जयचंद गढ़वाल की पुत्री संयोगता या संयुक्ता उसके संवर में पढ़ करके उससे विवाह किया। इसके बाद पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को युद्ध में पराजित किया। इस घटना का वर्णन पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रबाई की रचना पृथ्वीराज राजू से मिलती है। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? जीत चौहान, हयात चौहान, सोमेश्वर चौहान, त्रिलोक चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सी सोमेश्वर चौहान। चौहान वंश के हिंदू शासक थे जिन्होंने 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर एवं दिल्ली पर शासन किया। पृथ्वीराज चौहान का जन्म अजमेर राज्य में हुआ था।
हमारा अगला प्रश्न है, कौन से दो प्रमुख शहर चाहमानों के नियंत्रण में थे? ए दिल्ली तथा अजमेर, बी लाहौर तथा अमृतसर, सी अलवर तथा उज्जैन, डी पानीपत तथा कुरुक्षेत्र। इसका जो सही आंसर हुआ है ए दिल्ली तथा अजमेर। दोनों शहर चाहमानों या चौहान राजवंश के नियंत्रण में थे। 9वीं शताब्दी के मध्य विग्रहराज विशलदेव ने तोमर वंशी शासक से दिल्ली जीत ली, जिससे ये दोनों शहर चाहमानों के नियंत्रण में आ गए। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी को 1191 में एक शासक ने हराया था। कौन था वो? गढ़वाल, चालुक्य, चौहान या मौर्य। इसका वो सही आंसर था वो था चौहान। सी पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के मुख्य रूप से विख्यात थे, यानी कि उनको पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता था। उन्होंने 1178 से लेकर 1192 तक राज्य किया। चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे। पृथ्वीराज द्वितीय ने वर्ष 1191 में तराइन के प्रथम लड़ाई लड़ी, मोहम्मद गोरी को पराजित किया तथा इसके एक वर्ष पश्चात 1192 में तराइन की द्वितीय लड़ाई में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। हमारा अगला टॉपिक है प्राचीन काल साहित्य व साहित्यकार। इसके प्राचीन काल साहित्य और साहित्यकार थे। पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सी हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई? ए रत्नावली, बी कादम्बरी, सी प्रियदर्शिका, डी नागानंद। इसका आंसर है बी कादम्बरी। हर्षवर्धन ने कादम्बरी नहीं लिखी, रत्नावली, कादम्बरी और प्रियदर्शिका नहीं, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, इसने ये तीनों लिखी है। ये जो कादम्बरी है इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। इसका अगला प्रश्न है, कादम्बरी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार कीजिए। इलाहाबाद स्तंभ, शिलालेख, कालिदास की रचनाएं, विशाखा सादत की मुद्राएं, राजशेखर की काव्य मीमांस। उपयुक्त में से कौन सा स्रोत हमें गुप्त इतिहास का अध्ययन करने में मदद करता है? ए केवल 1, पहला, तीसरा और चौथा, बी पहला, दूसरा और तीसरा, सी पहला, दूसरा और चौथा, उपयुक्त सभी या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हुआ है डी उपयुक्त सभी। इन चारों के चारे क्या हैं जिन्होंने हमें गुप्त इतिहास के बारे में अध्ययन बताया। पहला है इसमें, गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्र गुप्त के बारे में जानकारी है, यह शिलालेख हरिशरण ने लिखा है। बी है मुद्रा राक्षक, विशाखा दत्त द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है। यह नाटक मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच है। राजनीतिक चातुर्य और शक्ति संघर्ष को दर्शाता। हालांकि यह नाटक सीधे गुप्त काल से संबंधित नहीं है, फिर भी इसमें कुछ ऐसे अंश है जो गुप्त काल के बारे में बताते हैं। फिर है, गुप्त काल में कालिदास संस्कृत भाषा के एक महान कवि थे और नाटककार भी थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना अभिज्ञानम शकुंतलम को माना जाता है। राजशेखर की काव्य मीमांसा में गुप्त काल के काव्य व साहित्यकार के विषय में जानकारी मिलती है। यह गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबारी कवि थे। अगला है हमारा अगला प्रश्न, कश्मीर के इतिहास का विवरण देने वाली पुस्तक राजतरणी निर्मित किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई थी? ए कल्लण, बी अलाउद्दीन, सी कौटिल्य, डी बाणभट्ट। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हुआ है कल्लण। राजतरणी को कल्लण ने लिखा था। ये एक कश्मीर पर आधारित था और इसको लिखा गया था 12वीं शताब्दी में। कब लिखा गया था इसको लिखा गया था एक संस्कृत का
महत्वपूर्ण ग्रंथ, और इसको 12वीं शताब्दी के कश्मीर के विद्वान कल्लण ने लिखा था। इसमें कश्मीर के राजाओं के शासनकाल की राजनीतिक घटनाओं, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक पहलुओं का विवरण प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है हमारा है, प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? विष्णुगुप्त, पतंजलि, वात्स्यायन और कालिदास। इसका जो सही आंसर हुआ है ए, विष्णुगुप्त, यानी कि चाणक्य कह लो उसको, और चाहे कौटिल्य कह लो। विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य अर्थशास्त्री, कालिदास ने मेघदूत और रघुवंशम, पतंजलि ने महाभाष्य, योगसूत्र, वात्स्यायन ने कामसूत्र। अगला प्रश्न है हमारा, शूद्रक द्वारा लिखित मर्कटिम का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? निबंध, कविता, टीका और नाटक। इसका जो सही आंसर वह है नाटक। शूद्रक द्वारा लिखित मर्कटिमा एक संस्कृत साहित्यिक नाटक है। मर्कटिमा का अर्थ है मिट्टी का खिलौना। इस नाटक के नायक चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेना के प्रेम कथा में विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन है। हमारा अगला प्रश्न, तमिल व्याकरण की व्याख्या कौन सी रचना है जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? ए, तोल्कापियम, फिर है शिल्पाधिकारम, फिर है वलयपथी, डी है मणिमेख मल्ल। ए, तोल्कापियम, बी है शिल्पाधिकारम, सी वलयपथी, डी मणिमेखम। इसका सही आंसर है ए, तोल्कापियम। सबसे प्राचीन विद्वान तमिल व्याकरण ग्रंथ है और तमिल साहित्य की सबसे पुरानी रचना है। तोल्कापियम द्वारा रचित यह ग्रंथ उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की जानकारी प्रदान करता है। यह ग्रंथ 9 खंडों में तथा 3 भागों में विभाजित व्याकरण और काव्य पर अनूठा ग्रंथ है। अगला प्रश्न है नीतिसार। राजनीति के तत्व जिसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? कामंदक, वीरसेन, विष्णुगुप्त और श्रीहर्ष। इसका जो सही आंसर है वह है ए, कामंदकम। कामंदक है। नीतिसार या कामंदकीय नीतिसार राजनीतिक एवं शासकीय पर आधारित थी, जिसे चाणक्य के शिक्षक कामंद द्वारा लिखित गया था। उल्लेखनीय नीतिसार में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रारंभिक मूल पाठ शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नृत्य, व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी? ए, महर्षि पतंजलि, बी, कालिदास, सी, यास्काचार्य, डी, कल्लण। सही आंसर है सी, यास्काचार्य। नृत्य, व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे प्राचीन भारतीय ग्रंथ की यास्कार्यकृत निरुक्त की निकुंठ एक टीका है जो वेदों के अध्ययन के लिए सहायक है। यह हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। हमारा अगला प्रश्न है, विष्णु शर्मा द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र जिसमें पशुधन कथाएं और कहानियां शामिल है, मुख्य रूप से मौखिक परंपराओं से संबंधित है, जो मूल रूप से निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी गई थी? ए, प्राकृत, बी, पाली, सी, संस्कृत, डी, मैथिली। इसका सही आंसर है सी, मैथिली। विष्णु शर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। इसमें पशु दंत कथाएं और कहानियां शामिल हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती किस विषय पर लिखा गया है? ए, नागरिक शास्त्र, बी, भूगोल, सी, गणित, डी, अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर है गणित, यानी कि लीलावती जो ग्रंथ है वो बीज गणित का है, बीज गणित पर ही लिखा गया था। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ लीलावती का विषय गणित और भूगोल शास्त्र है। गणित में इसमें बीज गणित है। यह एक प्राचीन ग्रंथ है जो भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा लिखा गया था। उल्लेखनीय कि साल 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लीलावती पुरस्कार का शुभारंभ किया गया, जो कि महिला शक्तिकरण के मद्देनजर अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का एक अभिनव शिक्षा कार्यक्रम था। हमारा अगला प्रश्न है, मालविका अग्निमित्र पुस्तक किसने लिखी? भारवी, दंडी, भास, कालिदास। इसका सही आंसर है मालविका अग्निमित्र लिखी थी कालिदास ने। जो दंडी ने लिखी थी तस्कुमार चरितम।
महाभास कवि ने लिखी थी, महाकवि ने लिखी थी 54 तत्ता। भारवी ने लिखी थी कीर्ति जूनिय भारवी। हमारा अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, रैदास। इसका सही आंसर है कालिदास। अभिज्ञानम शकुंतलम लिखी थी कालिदास। पुस्तक और है, अष्टध्यायी लिखी थी पाणिनि ने, रामायण वाल्मीकि ने, महाभारत वेद व्यास ने, महाभाष्य पंजलि ने, अभिज्ञानम शकुंतलम और रघुवंशम लिखी थी कालिदास ने। हमारा अगला प्रश्न है, विशाखा दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? ए तमिल, बी पाली, सी संस्कृत, डी हिंदी। इसका सही आंसर है सी संस्कृत। विशाखा दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी पूर्व में रचित संस्कृत का एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके रचयिता विशाखा दत्त हैं। इसने चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण किया। इस ऐतिहासिक नाटक को हिंदी में रूपांतरित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, मेघसनीज जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, मूल रूप से किस देश का था? ए पुर्तगाली, बी ग्रीस, सी मिस्र, डी तुर्की। मेगास्थनीज ये था ग्रीस का रहने वाला। यह चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत बनकर आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगास्थनीज यूनानी ग्रीस का निवासी था। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? ए तमिल साहित्य, बी वैदिक साहित्य, सी उर्दू साहित्य, डी संस्कृत साहित्य। संगम साहित्य के रूप में वो है तमिल साहित्य है जो संगम साहित्य के रूप में भी जाना जाता है। इसका नाम ही संगम साहित्य का नाम ही तमिल साहित्य है। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। सर्वप्रथम इन परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं ने राज्य के संरक्षण में किया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता है उन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते हैं। आई होप आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।